Assalamualaikum class. Today we are going to discuss about research design. It's not a part of your syllabus, but I just want to discuss research design so you can have an idea that which study design you are using in your survey report and why you are using it. So let's start. So इस slide के different portions हैं. In first portion we will discuss about introduction to research design. We'll discuss why research design is so important. We'll discuss about the reliability and validity of study. Introduction to research design. Research design is a plan, structure, and strategy of investigation conceived so as to obtain answer to research questions to control variation. अच्छा बेटे research design जो है इट्स बेसिकली ये प्लान या आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर है कि आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप किस तरह से उसको कैरी आउट करोगे। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन इस तरह का है कि आप सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना चाहते हो तो आप ऑब्जर्वेशनल स्टडी ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन होगा आपका। अगर आप इस तरह का आपका कोई क्वेश्चन है कि जिसमें एक्सपेरिमेंट आपने कोई चीज़ अप्लाई करनी है, कोई चीज़ आपने देनी है और उसका इफेक्ट देखना है, तो आपका जो स्टडी डिज़ाइन होगा वो एक्सपेरिमेंटल होगा। सो रिसर्च डिज़ाइन पहले हम लोग बताते हैं कि हम लोग इसको किस तरह से कैरी आउट करेंगे। इसके अलावा इसमें ये है कि रिसर्च डिज़ाइन जो होता है उसमें एक तो रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है, रिलायबिलिटी आ जाती है। ये दो टर्म्स में अभी आपको आगे बताती हूँ कि इन दोनों का क्या मतलब है। अब इसमें जो सेकंड स्लाइड है उसमें ये बात की गई है कि रिसर्च डिज़ाइन जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। सो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक जो हमारे पास जो ऑपरेशनल प्लान है जो हम लोगों ने आगे करना है कि हम लोगों ने किस तरह से डेटा कलेक्ट करना है, किस तरह से एनालाइज करना है, उसको एक तरह से कंसेप्चुलाइज कर लिया जाए कि हमने सिर्फ क्वेश्चनर के थ्रू हमने डाटा कलेक्ट करना है या हमने कोई ट्रीटमेंट अप्लाई करनी है या हमने सिर्फ इंटरव्यू करना है। किस तरह से हम लोग रिसर्च को आगे लेकर चलेंगे और क्या क्या प्रोसीजर्स यूज़ करेंगे। और दूसरा ये कि जो प्रोसीजर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो इतने वैलिड और एक्यूरेट हैं, इतने वैलिड या इतने रिलायबल है कि वो एक्यूरेट आंसर हम लोग को प्रोवाइड कर सकें। अच्छा जी, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या होता है? ये जो अभी मैंने पिछली स्लाइड में भी टर्म यूज की। रिलायबिलिटी, a result is said to be reliable if the same result is obtained when the study is repeated under the same condition. The natural variability in observations among individuals in the population is commonly known as random error. अच्छा, रिलायबिलिटी क्या होता है कि अगर हम एक सपोज करें कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उससे हम कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं। सपोज करें कि हमारे पास ब्लड प्रेशर मेजर करने का हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ब्लड प्रेशर मशीन से हम लोग ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं। अगर हम लोग एक दफ़ा मेजर करते हैं तो 160 ही आता है, सॉरी 120 आता है सिस्टोलिक। सेकेंड टाइम करते हैं तो हमारे पास फिर उस बंदे का 120 आता है सिस्टोलिक। थर्ड टाइम करते हैं तो फिर हमारे पास उसके आसपास ही आते हैं। तो हम कहेंगे कि ये जो स्टडी है, ये जो मेजरमेंट है, ये रिलायबल है, ठीक है। बट अगर हम एक दफ़ा उसका मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर तो हमारे पास 120 आ जाता है सिस्टोलिक। दूसरी दफ़ा मेजर करते हैं तो हमारे पास 110 आ जाता है। थर्ड टाइम मेजर करते हैं तो हमारे पास 90 आ जाता है। तो हम कहेंगे कि ये रिलायबल नहीं है, ठीक है, या इसमें कोई इशू है, ये चीज़ रिलायबल नहीं है। यानी कि हम उसको सेम कंडीशन में दोबारा दोबारा हम लोग मेजर कर रहे हैं बट सेम रिजल्ट्स ऑब्टेन नहीं हो रहे। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं रिलायबिलिटी ऑफ स्टडी। बट अगर इंडिविजुअल्स में कोई आती है वेरिएबिलिटी तो उसको हम कहते हैं कि वो रैंडम एरर है। अच्छा जी, रिलायबिलिटी ऑफ स्टडी, इसमें वही एग्जांपल दिए। इफ वन इज मेजरिंग द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड एवरी टाइम, even repeated the measurements under similar conditions, the results are said to be reliable. ठीक है, वही बात की हुई है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को अगर किसी भी इंडिविजुअल को हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं और वो हम लोग बार बार मेजर करते हैं बट वो हमेशा सेम रिजल्ट के आते हैं, तो हम उसको बोलेंगे कि ये मेजरमेंट्स जो है वो रिलायबल है। Valid क्या होता है? A measurement is said to be valid if it measures what is supposed to. If a measurement is not valid, we said it is biased. अच्छा जी, validity क्या होता है? जैसे हमने
रिलायबिलिटी में तो हमने ये बात की ना कि अगर हमारे पास सेम रीडिंग आती है तो हम बोलते हैं कि ये जो मेजरमेंट है रिलायबल है। वैलिडिटी क्या होता है कि अगर जिस चीज़ को हम मेजर कर रहे हैं उसको मेजर करने के लिए वही इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है जो कि उसके लिए डिजाइन किया गया है, तो उसको बोलेंगे कि वैलिड, कि ये इंस्ट्रूमेंट वैलिड है। ठीक है। अगर ब्लड प्रेशर जो है हम लोग ब्लड प्रेशर मशीन से ही मेजर करेंगे क्योंकि वो उसी के लिए डिजाइन किया गया है, तो हम बोलेंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट वैलिड है। हम थर्मोमीटर से तो नहीं ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते। अगर वो मेजरमेंट जो है वो वैलिड नहीं आती, यानी कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो वैलिड नहीं होता, तो हम बोलेंगे कि ये बायस्ड है। इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे हमारे पास बहुत सारे थर्मोमीटर्स होते हैं ना, डोमेस्टिक थर्मोमीटर भी होता है, इंडस्ट्रियल थर्मोमीटर भी होता है। तो अगर हम किसी बंदे का जो टेम्परेचर है वो इंडस्ट्रियल थर्मोमीटर से हम लोग मेजर कर रहे हैं रादर देन डोमेस्टिक थर्मोमीटर से, तो हम बोलेंगे कि ये थर्मोमीटर वैलिड नहीं है, या ये जो रीडिंग है ये वैलिड नहीं है क्योंकि इसको वैलिड इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं किया गया। आई होप सो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी आपको क्लियर हो गया हो। रिलायबिलिटी कि हमारे पास कंसिस्टेंट रिजल्ट आए, और वैलिडिटी वो होता है कि हमेशा जो भी हम लोग चीज़ मेजर कर रहे हैं उसको उसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाए जिसके लिए वो डिज़ाइन किया गया। अब हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन आता है। नेक्स्ट पोर्शन में हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि एक जो गुड रिसर्च डिज़ाइन है उसकी क्या बेसिक्स होती हैं, उसके क्या फीचर्स होते हैं, और हम रिसर्च डिज़ाइन भी इसकी जो टाइप्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सारे टाइप्स तो हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, बट कुछ टाइप डिस्कस करेंगे और बाकी की टाइप्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूँगी। Basics and features of a good research design. A good research design should possess the following features: objectivity, reliability, validity, and generality. Objectivity क्या होता है? Objectivity बेटा ये होता है कि किसी भी किस्म की बायसनेस ना हो। मतलब रिसर्चर खुद अपनी जो जो उसके अपने कॉन्सेप्ट्स हैं उसको वो साइड पे रख के एक अनबाइस्ड पर्सन होके वो रिसर्च कैरी आउट करें। जैसे कि अगर सपोज करें कि मैं कोई रिसर्च कर रही हूँ और मैंने उसका लिंक देखना है मेंस्ट्रुअल साइकिल का जंक फूड के साथ, बट उसको रिसर्च करने से पहले मेरे माइंड में ये चीज़ें हैं कि ये लिंक होता ही होता है, जंक फूड का रिलेशनशिप होता ही होता है मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मेलिटी के साथ। तो अब मेरा ये चीज़ इस चीज़ में आएगा कि मैं उसको इसमें इंक्लूड ना करूं, अपनी थॉट्स को इसमें इंक्लूड ना करूं। ऑब्जेक्टिविटी ये होगा कि मैं अपने आप को साइड पे रख के वो रिसर्च कैरी आउट करूं। सो वो उसका लिंक हमें मिल भी सकता है, जंक फूड का रिलेशनशिप हो भी सकता है, जंक फूड का रिलेशनशिप नहीं भी हो सकता। बाकी वो रिलायबल हो, हमें कंसिस्टेंट रिजल्ट्स मिलने चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए, प्रॉपर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, जनरलिटी होनी चाहिए कि अगर हम सारी पॉपुलेशन पे तो नहीं रिसर्च कैरिड आउट करते हैं ना, हम कुछ सैंपल लेते हैं, तो वो सैंपल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है पूरी पॉपुलेशन का। उसमें उसमें डिफरेंट तरह के लोग आते हैं, वो हमारे ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा। हमारे ऑब्जेक्टिव में अगर फीमेल हैं, बच्चे हैं, मेल हैं, तो हमें चाहिए कि हमारे सैंपल साइज में ये तीनों जो बच्चे भी हों और हमारे पास जो मेन है वुमेन भी हो, किसी किस्म की बायसनेस ना हो। अगर हम जैसे सपोज यू आर गर्ल, तो आपको ये कन्वीनियंट होगा कि आप किसी गर्ल से ही जाके सैंपल साइज कलेक्ट करो, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसको कहते हैं कि ये जेंडर बायस है। आपको सारे मेन भी लेने हैं, आपको वुमेन भी लेने हैं, आपको चिल्ड्रन भी लेने हैं, सो आपका जो रिजल्ट्स हैं वो ओवरऑल पॉपुलेशन पे अप्लाई किए जा सके, इसे कहते हैं जनरलिटी। देखिए ऑब्जेक्टिविटी क्या है, मैं आपको एक दफा पढ़ के भी बता देती हूँ। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द फाइंडिंग्स परटेन्स टू द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ द डाटा एंड सिक्योरिंग द रिस्पॉन्सेस, के जो रिस्पॉन्स हम लोग को मिला है या जो डाटा हम लोग को मिला है हम उसी को ही सिक्योर करें और उसी को यूज करें, बजाय इसके कि हम डाटा को मैनिपुलेट कर दें या डाटा को चेंज कर दें। रिलायबिलिटी में क्या होगा कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए मेजरमेंट्स में। वैलिडिटी में क्या होना चाहिए कि जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो वैलिड होने चाहिए। जनरलिटी में क्या है कि a well planned research design has to answer the generalization of the finding of the study, कि जो सैंपल साइज में हम लोग के पास रिजल्ट आया है हम ये कह सकते हैं कि वो पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई किया जा सकता है।
A good research design should ensure that a measuring instrument can yield objective, reliable, and valid data. A good research design में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि जो भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं मेजर करने के लिए उसमें वो हमें एक तो ऑब्जेक्टिव, रिलायबल और वैलिड डाटा प्रोवाइड करें। पॉपुलेशन हमारी डिफाइंड होनी चाहिए, ठीक है, और हमें ये पता होना चाहिए कि इस पे जो है प्रॉपर स्टैटिकल एनालिसिस लग सकता है या नहीं लग सकता, इसका रिलेशनशिप हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या इसमें कौन सा टेस्ट यूज होगा या कौन सा हम लोग किस तरह का स्टैटिकल एनालिसिस हम लोग यूज करेंगे। अब हमारे पास रिसर्च डिजाइन दो तरह के आते हैं, एक हमारे पास होता है एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिजाइन और दूसरा होता है नॉन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिजाइन। एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिजाइन में हमारे पास जैसे आप लोग डायग्राम देख रहे हैं कि हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं और फिर उसका आउटकम देखते हैं, ठीक है, बट नॉन एक्सपेरिमेंटल में हम लोग को फिनोमेना ऑलरेडी पता होता है, हम लोग को इफेक्ट ऑलरेडी पता होता है, बट हम लोगों ने कॉज को देखना होता है कि उसकी कॉज क्या है। Relationship between experimental and non-experimental studies, as seen in previous diagram, in intervention study we observe the phenomena from cause to effect, ठीक है। इंटरवेंशन या एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हम कॉज टू अफेक्ट जाते हैं कि कॉज ये, अब इसका अफेक्ट क्या होगा, कॉज टू अफेक्ट की साइड पे जाते हैं। ऑब्जर्वेशनल में हम सिर्फ पॉसिबल कॉजेज देखते हैं, जो भी हमारे पास आउटकम है उसकी पॉसिबल कॉजेज देखते हैं, उसकी पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स देखते हैं। अब इसमें जो है एक्सपेरिमेंटल, अगर ब्रॉडर टर्म में हम लोग इसको डिवाइड करें तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिजाइन आता है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिजाइन आता है, इसके आगे बहुत सारी सब टाइप्स हैं। एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिजाइन में क्या होगा कि कोई भी जो इन्वेस्टिगेटर है वो ट्रीटमेंट अप्लाई करता है और फिर ट्रीटमेंट का जो भी इफेक्ट होता है उसको ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्वेशनल में क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटर जो है वो सिर्फ अपना जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जर्व करते हैं, किसी किस्म की ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं करता। एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिजाइन इजी टू कंडक्ट होते हैं, नॉट इजी टू कंडक्ट होते हैं सॉरी, और ऑब्जर्वेशनल इजी टू कंडक्ट होते हैं। एक्सपेरिमेंटल में हाई कॉस्ट नीडेड होती है और ऑब्जर्वेशनल में लो कॉस्ट होती है। जैसे हाई कॉस्ट, अगर आपने किसी चीज का देखना ना इफेक्ट, तो आप जब तक लैब रिपोर्ट्स नहीं करवाओगे तो आप उसको मुहैया नहीं कर सकते हो, देख नहीं सकते हो, तो लैब रिपोर्ट्स ऑब्वियसली बहुत एक्सपेंसिव होती है। और ऑब्जर्वेशनल में आपने सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है फिनोमेना, आपने क्वेश्चनर फिल करवाना होता है और आपने स्टैटिकल एनालिसिस करके रिलेशनशिप फाइंड आउट करना होता है। इसमें क्या होता है कि हम एक वो नेचुरल वे अडॉप्ट करते हैं एक्सपोजर टू इफेक्ट, कि हम एक्सपोज कर देते हैं और फिर उसका इफेक्ट देखते हैं। जैसे एप्पल साइडर विनेगर का हम लोगों ने इफेक्ट देखना है वेट लॉस पे, तो हम एप्पल साइडर विनेगर देते हैं और उसका इफेक्ट देखेंगे वेट लॉस पे। ऑब्जर्वेशनल में क्या होगा, सिर्फ हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आप, अब वो हिस्टोरिकल इवेंट्स भी हो सकते हैं, प्रेजेंट भी हो सकते हैं, वो फ्यूचर भी हो सकता है। अगर हम पास्ट में जाएंगे, अगर हमने पास्ट की चीजें ऑब्जर्व करनी है तो उसको बोलेंगे कि रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी है। अगर हम प्रेजेंट की फिनोमेना को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। बट अगर हमने फ्यूचर में ऑब्जर्व करना है, यानी कि हम किसी भी सब्जेक्ट को फॉलो अप पे रख रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे कि ये प्रोस्पेक्टिव स्टडी है। दूसरा ये होता है कि एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में अगर तो हम लोग को पता है कि इसका जो है ये चीज़ देने से बहुत एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी नहीं कंडक्ट की जा सकती। इसमें बहुत सारे एथिकल इश्यूज होते हैं, उसमें सिर्फ ऑब्जर्व किया जा सकता है। जैसे अगर स्मोकिंग का देखा जाए, रिलेशनशिप देखना हो लंग कैंसर पे, तो आप किसी को ये नहीं रिकमेंड कर सकते हो कि आप सिगरेट पिए तो हम बाद में देखेंगे कि इसमें लंग कैंसर होता है या नहीं होता। आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हो उन लोगों को जो ऑलरेडी सिगरेट पी रहे होते हैं और उनको फॉलो अप पे रखते हो। अच्छा जी, थर्ड पोर्शन में हम लोग देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिजाइन को डिस्कस करेंगे, एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिजाइन के प्रिंसिपल्स देखेंगे और क्लिनिकल ट्रायल्स और फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। अच्छा जी, experimental study design क्या होता है? True experimental study design is a plan usually consists of selection of treatments whose effects are to be determined and assignment of treatment to experimental units along with the collection of data for analysis. डेफिनेशन में क्या होगा कि ये एक ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिजाइन एक इस तरह का प्लान होता है जिसमें हम लोग डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं और उसमें ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं।
अब ट्रीटमेंट हम रेंडमाइजेशन के थ्रू अप्लाई करते हैं। रेंडमाइजेशन मैं भी आपको बताती हूँ, एक वीडियो है उसके थ्रू आपको क्लियर होगा कि रेंडमाइजेशन क्या होता है। बेसिकली रेंडमली लोगों को हम सिलेक्ट करते हैं, उसमें रेंडमली ट्रीटमेंट को अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर रेंडमाइजेशन ना हो, ऐसे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जिसमें रेंडमाइजेशन ना हो, उसको बोलते हैं क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। अच्छा जी, ये वीडियो है, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या होता है रेंडमाइजेशन। Compares a new treatment to other current treatments that are already in use now. Let's say that in this study, doctors have one new medicine and 3 current medicines they already use now. Let's call these current medicines A, B, and C. The doctors want to find out if the new medicine is better or worse or the same as current medicines. How do the doctors answer this question? The other medicines to the rest. But which VIP gets which? The researchers will use a process called randomization. You can think of randomization like shuffling a deck of playing cards. When you shuffle the cards, you are mixing them up into a random order. When the cards are dealt out in this random way, the order of the cards is not controlled by the dealer or by the players. This is very similar to how researchers divide up a group of patients for research using randomization. You can imagine each VIP getting a card from a randomized deck that has been shuffled. And then the VIPs are divided into groups based on which card they get. In this example, all VIPs with diamonds will get the new medicine, and each of the other groups are assigned one of the other medicines. Randomization helps researchers compare the results of different treatments to each other. They might do this without knowing which treatment each group received. Sometimes the only way for researchers to find out if new treatments are effective is to compare them to no treatment at all. Researchers do this using a placebo. A placebo is something that looks the same as the real treatments, but a placebo does not have any active ingredients. For example, it might look like a pill, but it would not have any medicine. The reason they look the same is so that neither the researcher nor the VIP know which treatment they are getting. A placebo is only used when there is not enough proof to show that any other treatment works. Researchers would never take away a treatment that they know works just to give a placebo. In a study with a placebo, the randomization works the same. Some VIPs will be randomized to the placebo group, and some will be randomized into the treatment groups. Okay, VIP, now that you have learned about randomization, you can ask the study doctor or research team questions you have about this or any other topic. Some questions you might have include, is it better to be in one group or the other? Why am I not allowed to pick or know which treatment I get? What other options are there? Thank you for being a very important participant. If you have any questions, सो आई होप सो आप लोग को इस वीडियो से जो है वो समझ आ गई हो। बेसिकली इसमें यही था कि जब भी हम लोग सैंपल साइज कलेक्ट करते हैं तो उसमें कोई भी, जैसे हमें ट्रीटमेंट का इफेक्ट देखना है तो हम वो रेंडमली अप्लाई करते हैं।
हम लोग 2 ग्रुप्स बनाते हैं। जैसे उसने वीडियो में ये था कि एक जो न्यू मेडिसिन थी उसका इफेक्ट देखना था कि वो जो पहले मेडिसिन यूज हो रही है उससे बेटर है या नहीं बेटर या उसके इक्वल है। तो हम इसमें रेंडमाइजेशन बेसिकली इसलिए करते हैं कि इसमें किसी किस्म की बायसनेस ना हो। बायसनेस रिमूव होनी चाहिए किसी भी रिसर्च में। सो हम लोग रेंडमली लोगों को डिफरेंट ब्लॉक्स में हम लोग डिवाइड करते हैं और हम लोग फिर रेंडमली जो ट्रीटमेंट है वो असाइन करते हैं। और जो बेसिक प्रिंसिपल है वो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के वो 2 हैं, एक है रेंडमाइजेशन, दूसरा है कंट्रोल। रेंडमाइजेशन मीन कि जिसमें हम लोग ट्रीटमेंट अप्लाई करें, ठीक है, और कंट्रोल जिसमें हम लोग ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं कर रहे या ट्रीटमेंट या प्लेसिबो दे रहे हैं। प्लेसिबो क्या होता है कि कोई भी ऐसा कैप्सूल, समझ लें कि एक एग्जांपल दे रही हूँ, कैप्सूल जिसमें पानी होगा। सो आप पेशेंट को ये लग रहा होता है कि वो मुझे मेडिसिन दे रहे हैं बट वो उसमें सिर्फ पानी होता है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। Actually, randomization is the first principle of experimental design. Randomization is the process of assigning the treatment to subject by some random process with the help of random number table. Block randomization is sometimes used. The subjects are divided into blocks. Randomization are carried out separately in each block. ठीक है। रेंडमाइजेशन जो है फर्स्ट प्रिंसिपल है। इसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं उसको रेंडमली ट्रीटमेंट असाइन की जाती है। इसमें ब्लॉक रेंडमाइजेशन भी अप्लाई की जाती है, जैसे कि सब्जेक्ट्स को डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है और फिर हर ब्लॉक को सेपरेटली ट्रीटमेंट असाइन की जाती है। कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल में क्या होता है कि क्लिनिकल ट्रायल्स में हम लोग 2 ग्रुप्स में या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स में सब्जेक्ट्स को डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप होता है एक्सपेरिमेंटल जिसको मेडिसिन जा रही होती है, ठीक है। दूसरा होता है कंट्रोल ग्रुप जिसको कोई भी मेडिसिन नहीं जा रही होती, उसको सिर्फ या तो उसको दी नहीं जाती या उसको प्लेसिबो ट्रीटमेंट दिया जाता है। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ कंट्रोल ग्रुप, एक इसमें टाइप्स होती हैं। एक होता है हिस्टोरिकल कंट्रोल ग्रुप, एक होता है जियोग्राफिकल कंट्रोल ग्रुप, एक होता है कंकरेंट कंट्रोल ग्रुप। हिस्टोरिकल कंट्रोल ग्रुप में क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसे ग्रुप के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं करंट ग्रुप को जो कि पहले जिसको ऐसी ट्रीटमेंट से हम लोग ट्रीट कर चुके होते हैं। कोई भी ऐसा ग्रुप जिसको पहले ट्रीट कर दिया गया हो उसको हम लोग नए ग्रुप के साथ कंपेयर करते हैं। जियोग्राफिकल कंट्रोल ग्रुप ऐसे 2 ग्रुप जो कि सेम लोकेलिटी में होते हैं उसको कंपेयर किया जाए तो उसको बोलते हैं कि जियोग्राफिकल कंट्रोल ग्रुप है। कंकरेंट कंट्रोल ग्रुप में क्या होता है कि जब भी हम लोगों ने कोई भी 2 ग्रुप्स जो कि जिनको हम लोग साइमल्टेनियसली ट्रीट कर रहे हो उसको कहते हैं कि वो कंकरेंट कंट्रोल ग्रुप है। अच्छा जी, क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होता है? क्लिनिकल ट्रायल वो होता है कि जब भी हम लोग ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको कहते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल है। क्लिनिकल ट्रायल के 2 फीचर्स होते हैं, एक होता है कंट्रोल, दूसरा होता है रेंडमाइजेशन। रेंडमाइजेशन द ट्रायल इज कॉल्ड एज रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल इसमें क्या होता है कि किसी भी ट्रायल में जब भी ये 2 फीचर्स होंगे, कंट्रोल और रेंडमाइजेशन, तो उसको बोलेंगे कि रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल बोलेंगे। अब क्लिनिकल ट्रायल कैन बी सिंगल ब्लाइंड स्टडी और डबल ब्लाइंड स्टडी। सिंगल ब्लाइंड स्टडी में क्या होगा कि अगर तो पेशेंट को नहीं पता कि वो किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, वेदर वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से बिलोंग कर रहा है या वो कंट्रोल ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो उसको बोलेंगे कि सिंगल ब्लाइंड स्टडी है। डबल ब्लाइंड स्टडी में क्या होता है कि फिजिशियन और पेशेंट दोनों को ही नहीं पता होता कि कौन सी ट्रीटमेंट किस पेशेंट को जा रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं कि डबल ब्लाइंड स्टडी है। अब एडवांटेज क्या होता है क्लिनिकल ट्रायल्स का कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है किसी भी अफेक्ट को जब हम लोगों ने देखना हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है कि बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जिनको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, जैसे कि डिजीज को नहीं मैनिपुलेट किया जा सकता, हेल्थ हैबिट्स को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनको टेक्निकली हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं बट एथिकली हम लोग मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जैसे कि सपोज करें कि हमने स्टडी करने है स्मोकिंग के इफेक्ट को लंग कैंसर पे, तो ये अनएथिकल होगा कि हम लोग रेंडमली असाइन करें सिगरेट्स। वो लोग सिगरेट पिए और फिर हम लोग इफेक्ट उनका देखें, एथिकली ठीक नहीं।
रेंडमाइजेशन के अलावा हम लोग के पास ब्लाइंडिंग और एथिक्स बहुत दो इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में। अच्छा जी, क्लिनिकल ट्रायल के 4 फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। फेज 1 में क्या होता है कि हम लोग किसी भी मेडिसिन को हमने लॉन्च करना हो तो हम उसके फार्माकोलॉजिकल, टॉक्सिकोलॉजिकल फीचर्स देखते हैं कि किसी भी, हम बेसिकली उसको एनिमल्स पे टेस्ट करते हैं, ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि कितनी डोजेज हम लोग दे सकते हैं ह्यूमंस को और ये सेफ है या नहीं है। फेज 2 में क्या होता है कि बहुत सिलेक्टिव लोगों को, वॉलंटियर्स को सिलेक्ट किया जाता है और वो स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होते हैं, उसमें हम लोग ये फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें ड्रग की इफेक्टिवनेस देखी जा सकती है और ये देखा जा सकता है कि कि इसकी डोजेज की कितनी सेफ्टी है, मतलब कितना डोजेज दिया जाए तो वो सेफ साइड पे है, अगर कितना डोजेज दिया जाए तो वो आगे टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। फेज 3 में क्या होता है, जो क्लासिकल फेज कहते हैं, इसको भी इन्हीं पेशेंट्स पे परफॉर्म किया जाता है जो कि अपना कंसेंट देते हैं और इसका भी हम लोग इसलिए करते हैं कि इसकी इफेक्टिवनेस देखी जाए और सेफ्टी देखी जाए और कंटिन्यूड यूज देखा जाए, ठीक है, कि कितने अरसे तक हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। फेज 4 में क्या होता है कि जब सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाती हैं, जब फेज 3 पास आउट हो जाता है, पास हो जाता है, तो फिर हम उसको जनरली स्टोर्स में देखते हैं, जनरल पब्लिक को देते हैं कि सो वो ये यूज कर सके, ठीक है। अच्छा जी, अब इस पार्ट में हमारे पास मेजर क्लिनिकल रिसर्च डिजाइन है। मेजर क्लिनिकल रिसर्च डिजाइन हमारे पास सिंगल केस और इंडिविजुअल बेस्ड डिजाइन, ठीक है। मेजर क्लिनिकल डिजाइन में हमारे पास कौन कौन से आएंगे, सिंगल केस, इंडिविजुअल बेस्ड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और ग्रुप बेस्ड। अभी इस लेक्चर में सिर्फ आपको सिंगल केस, इंडिविजुअल बेस्ड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बताऊंगी। ग्रुप बेस्ड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। अच्छा जी, सिंगल केस डिजाइन क्या होते हैं कि उसमें 3 तरह के हमारे पास टाइप्स आती है। एक होता है ए बी सिंगल केस डिजाइन, ठीक है। दूसरा होता है यानी कि किसी भी सिंगल बंदे पे हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, और दूसरा होता है ए बी ए सिंगल केस डिजाइन। थर्ड है ए बी सी सिंगल केस डिजाइन। ए बी में क्या होता है कि हम फर्स्ट उसकी पेशेंट की हिस्ट्री देखते हैं और उसको ट्रीटमेंट देते हैं और फिर हम उसकी इफेक्टिवनेस देखते हैं। जैसे कि आप हीट थेरेपी की एग्जांपल ले लें कि हमारे पास एक पेशेंट है, ठीक है, 9 डेज तक उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही थी, सिर्फ एक्टिव एक्सरसाइजेस कर रहा था, ठीक है। और उसकी जो मेजरमेंट है फ्लेक्शन की वो ली जाती है। 9th डे के बाद ट्रीटमेंट अप्लाई की जाती है और ट्रीटमेंट अप्लाई करने के बाद हम लोग उसका देखते हैं कि उसकी फ्लेक्शन में डिफरेंस आया या नहीं आया। तो हमने कंपेयर करना है ना, तो इसके लिए हम लोग पेयर टी टेस्ट यूज करेंगे बिफोर एंड आफ्टर। ए डिजाइन क्या होता है कि हम लोग हम लोग अच्छा, ए सिंगल केस डिजाइन जो है वो ए बी डिजाइन से स्ट्रॉन्गर होता है बिकॉज ये एक्सट्रेनियस फैक्टर को रिमूव करता है। जैसे कि अगर देखो, टू सी द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रेनियस फैक्टर, कि हमने देखना है कि जो ट्रीटमेंट हम लोग दे रहे हैं उसी का इफेक्ट है, किसी और फैक्टर का इफेक्ट तो नहीं आ रहा। तो हम लोग ये देखते हैं कि जैसे प्रीवियस एग्जांपल में अगर 18th डे के बाद हीट थेरेपी को रिमूव कर दिया जाए और फिर उसका इफेक्ट देखा जाए तो कि वो उतनी ही फ्लेक्शन आ रही है या फ्लेक्शन में कमी तो नहीं आई, तो उसको कहते हैं, इस फेज को कहते हैं कि विथड्रॉ और रिवर्सल फेज होता है, ठीक है। तो हमें ये श्योर हो जाए कि ये जो इसकी फ्लेक्शन बेहतर हो रही थी वो हीट थेरेपी से बेहतर हो रही थी या कोई और तो नहीं है फैक्टर जिससे वो बेहतर हो रही थी। अगर हीट थेरेपी रिमूव करने के बाद भी वो बेहतरी की तरफ जा रहा है तो मीन्स कि हीट थेरेपी उसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, उसके रिस्पॉन्सिबल कोई और फैक्टर है। बट अगर हीट थेरेपी रिमूव करने के बाद फ्लेक्शन फिर वैसी की वैसी हो जाती है तो इट मीन्स कि वो हीट थेरेपी ही थी जो कि उसको बेटरमेंट की तरफ लेकर जा रही थी। थर्ड डिजाइन हमारे पास है ए बी सी सिंगल केस डिजाइन। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग 2 ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं और दोनों की इफेक्टिवनेस देखते हैं। इसमें सपोज करें कि एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि वेट लॉस थेरेपी है, उसमें हम लोगों ने पहले डाइट प्लान दी है, उसका इफेक्ट देखा है, फिर कुछ दिन के बाद हम लोगों ने एक्सरसाइज पे ऐड कर दी है और फिर उसका इफेक्ट दोबारा देखा है। इस तरह से हम लोग 2 डिफरेंट ट्रीटमेंट का इफेक्ट देख सकते हैं और उसको कंपेयर कर सकते हैं कि किसका जो है वो ट्रीटमेंट, किसका जो इफेक्ट है वो बेटर है।
अच्छा, इसको इसकी एफिकेसी को कंपेयर करने के लिए हम लोग इनोवा यूज करते हैं। सो ये आज का लेक्चर था। बाकी के स्टडी डिजाइन बहुत सारे और भी हैं, जैसे ऑब्जर्वेशनल में बहुत सारे स्टडी डिजाइन हैं और ग्रुप बेस्ड डिजाइन भी अभी रहता है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगी। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।